हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आईएसआई की भारत में एलओसी को लेकर सबसे बड़ी साजिश का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों बताएंगे क्या है सबसे बड़ी खबर, साथ ही साथ पुंछ में कैसे भारतीय सेनाओं ने घुसपैठ की कोशिश को की है नाकाम। साथ ही आपको बड़ी खबर बताएंगे जहाँ इमरान खान पर हमले के बाद पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात, सेना को क्या सौंपी जाएगी कमान। सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों इसके जवाब क्या होने वाले हैं, और साथ ही साथ बताएंगे जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू के इजराइल चुनाव जीतने के बाद गाजा पट्टी ने कर दिया हमला। जी हां दोस्तों, इजराइल से सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे, और साथ ही साथ बताएंगे जहां पर कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आया है दोस्तों अनुराग ठाकुर का सबसे बड़ा बयान, कांग्रेस पर कस दिया है तंज। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या कहा इन्होंने, और दोस्तों दिल्ली के प्रदूषण को लेकर किन किन चीजों पर रहेंगी पाबंदियां, सारी जानकारी आपको भी बताने वाले हैं दोस्तों। तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और मोदी है तो मुमकिन है, और भारतीय सेनाओं पर और उनके शौर्य बल पर पूरा विश्वास है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आईएसआई की बहुत बड़ी साजिश, एलओसी से सटे लॉन्चिंग पैड पर हो रहा है आतंकियों का जमावड़ा। जी हाँ, पुंछ में घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम। जी हाँ दोस्तों, खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में स्थित टेरर कैंपों से आतंकियों के कई ग्रुप की लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ मूवमेंट किए जाने की जानकारी मिली है दोस्तों। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सर्दियों से पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बड़ी संख्या में आतंकियों को भारतीय सीमा में दाखिल कराने की साजिश में लग गई है। जी हाँ, गुरुवार के दिन भी पुंछ में एलओसी पर ऐसे ही घुसपैठ की साजिश कर रहे आतंकियों की कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। जी हां, आप सभी को बता दें गृह मंत्रालय के मुताबिक जब से पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकला है, तब से पीओके में टेरर कैंप की संख्या में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान और पीओके में 300 टेरर कैंप सक्रिय हैं। एफएटीएफ की कार्रवाई से पहले कुल 600 टेरर कैंप के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक सबसे ज्यादा आतंकियों की मूवमेंट की जानकारी पुंछ से सटे बलन वाली ढोक, बरोह खोरी, बत्ता, हलन, जबरी, ढोक और कोपरा में मिला है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें इस साल घाटी में अब तक 176 आतंकियों को सेना और सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया है दोस्तों। जिन आतंकियों को अब तक मारा गया उनमें 50 पाकिस्तानी आतंकी और 126 लोकल आतंकी। ऐसे में दोस्तों खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में स्थित कैंपों में आतंकियों की संख्या में इजाफा हुआ है। ऐसे में दोस्तों लगता है कि पाकिस्तान फिर एक बार अपने आप को दूध का धुला समझ रहा है दोस्तों। जब से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आया और उसको लगता है कि फिर एक बार आतंकी हमले भारत पर किया जाना चाहिए, और उसको लगता है कि भारत उसकी किसी भी हरकतों को पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों भारत ने हमेशा से उसका मंसूबा पर्दाफाश करके रखा है दोस्तों, और इस बार फिर एक बार आप सबके सामने ये खबर निकलकर सामने आई है कि भारत में फिर बड़े बड़े हमले करवाने की कोशिश में लगा है पाकिस्तान। ऐसे में दोस्तों इस बार अब भारत को क्या कदम उठाने चाहिए कि पाकिस्तान आगे से कभी ना सोचे कि वो भारत पर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साजिश चल पाएगा। ऐसे में दोस्तों आपकी निजी प्रतिक्रिया क्या होगी इस पर बताइएगा जरूर दोस्तों। कैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों को जवाब दिया जा सकता है दोस्तों, और इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर अवश्य शेयर कर दीजिएगा। बात करेगा और बड़ी खबर की जय इमरान खान पर हमले के बाद से पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात, सेना को सौंपी जा सकती है देश की कमान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए हमले की हर तरफ चर्चा हो रही है दोस्तों। इमरान खान के 1 मार्च के दौरान उन्हें गोली मारी गई, जिसमें इमरान खान घायल हो गए। इसके बाद से ही पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ जमकर हमलावर हो गए हैं दोस्तों। इस पूरे घटनाक्रम के बाद से ही पाकिस्तान में हालात बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ने के भी पूरे आसार हैं। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए जानलेवा हमले के बाद पाकिस्तान में आगे क्या होने वाला है, कैसे शहबाज शरीफ की सरकार इस हालात को कंट्रोल कर पाएगी, और इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। आप सभी को बता दें कि पाकिस्तान में मौजूदा हालात को देखते हुए सेना के हाथों में पूरी कमान सौंपी जा सकती है दोस्तों। पाकिस्तान में मार्शल लॉ और इसी तरह के कुछ और उपाय किए जा सकते हैं, जिससे कुछ वक्त तक सेना के हाथों में पूरी ताकत आ सकती है, क्योंकि इमरान खान की पार्टी लगातार सेना और उसके अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर रही है दोस्तों।
और ऐसे में पीएम शहबाज शरीफ के पास ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ये पहली बार है जब पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार आईएसआई चीफ के खिलाफ भारी मात्रा में प्रदर्शन देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के 75 सालों के इतिहास में पहली बार खुफिया एजेंसी आईएसआई के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ हत्या के प्रयास के कुछ ही घंटों बाद खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में कोर कमांडर हाउस के सामने लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पंजाब सीएम इलाही के हमले पर सबसे बड़े खुलासे इमरान खान पर दो ने की थी। क्या फायरिंग, बता दें पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री परवेज इलाही ने दावा किया है कि यह हमला बहुत बड़ी साजिश है। मामले की जांच के बाद इसका पता लग सकेगा। आपको बता दें कि इमरान खान पर जानलेवा हमले के बाद देश की सियासत गर्मा गई है। इसी बीच पंजाब प्रांत के सीएम परवेज इलाही ने इमरान खान पर हुए हमले पर कई दावे किए। उन्होंने आशंका जताई है कि रैली में हमला करने वाले दो लोग हो सकते हैं। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर एक ही था और उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। हमलावर ने इसके पीछे किसी और के न होने का भी दावा किया है। लेकिन दोस्तों, हमलावर के पहले बयान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता है जब तक पूरे तरीके से जांच ना किया जा सके। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हमलावर जो कह रहा है वो वाकई सच्चाई है कि उसके पीछे किसी का हाथ नहीं है? बाकी पूरी जानकारी जांच में ही पता चल पाएगी दोस्तों। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर यूनाइटेड नेशन में भारत ने फिर लगाया आतंकवाद सपोर्टिव देशों को निशाना। जी हां, आतंकवाद के समर्थक देशों को बाहर निकाले यूएन। जी हां, विदेश सचिव क्वात्रा का सुरक्षा परिषद में सबसे बड़ी रिक्वेस्ट। जी हां दोस्तों, भारतीय विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की। उन्होंने कई अहम मुद्दों पर भारत की राय उनके समक्ष रखी है। सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना और उसके अभियानों व कार्यों को नए सिरे से परिभाषित करने का आह्वान किया है। उन्होंने उन देशों को सुरक्षा परिषद से बाहर निकालने की मांग की है जो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने चीन व पाकिस्तान का नाम लिए बगैर ये बात कही है। जी हाँ दोस्तों, क्वात्रा ने गुतेरस समेत संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष नेताओं से मुलाकात में कई गंभीर चिंताजनक मुद्दों पर चर्चाएं की हैं। उन्होंने यूएन महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा केरोसी से भी मुलाकात की है। उन्होंने सत्र के लिए पीजीए की प्राथमिकताओं पर चर्चा के साथ भारत की उनमें भागीदारी के तौर तरीकों पर भी विचार विमर्श किया है। जी हाँ दोस्तों, क्वात्रा ने गुरुवार को घाना की अध्यक्षता में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित किया। इसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उन देशों को बाहर निकालने का आग्रह किया है जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं और यूएन सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों से उनका बचाव करते हैं। विदेश सचिव ने यह बात पाकिस्तान और चीन के परोक्ष संदर्भ में कहा है। दोस्तों, विदेश सचिव ने कहा है कि आतंकवाद से उत्पन्न खतरे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होकर आवाज उठाने की आवश्यकता है। ऐसे में दोस्तों, हर किसी को पता है कि पाकिस्तान में आतंकवादी पाले जाते हैं और चीन दोस्तों उन आतंकवाद को सपोर्ट करता है और उनका इस्तेमाल करता है। इसके बावजूद भी दोस्तों पूरी दुनिया इन पर बैन नहीं लगा रही है। आखिर इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? क्या भारत अच्छे तरीके से अपील नहीं कर पा रहा है या फिर अन्य देश भी इन आतंकवादी देश का सपोर्ट ले पाते हैं या उनका इस्तेमाल कर रहे हैं? दोस्तों, आपकी जो भी इस पर निजी राय हो वीडियो को लाइक करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ बात करें बड़ी खबर की, जहां बेंजामिन नेतन्याहू के इजराइल चुनाव जीतने के बाद एकदम से गाजा पट्टी ने कर दिया हमला, दागे 4 रॉकेट। जी हां दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा इजराइल का चुनाव जीतते ही कुछ ही समय बाद गाजा पट्टी की ओर से इजराइल के शहरों पर 4 रॉकेट दाग दिए गए, जिनमें से एक और आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली द्वारा रोक दिया गया। दोस्तों, द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार शुरुआत में इजरायली रक्षा बलों ने कहा है कि वे आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली के बारे में स्पष्ट नहीं थे, लेकिन बाद में अपने बयान की पुष्टि की। गुरुवार रात 9 बजे के बाद रॉकेट सायरन ने गाजा सीमा के पास इजरायली शहरों किसुफिम, एन हाशलोशा और निरिम को सतर्क कर दिया क्योंकि गाजा पट्टी से एक रॉकेट लॉन्च किया गया। तो दोस्तों, द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार रॉकेट हमले के बाद अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ऐसे में दोस्तों अब देखना ये होगा कि इस हमले के पीछे नेतन्याहू जी का क्या बयान आता है। दोस्तों, इसको किस प्रकार का हमला माना जाता है? क्या नेतन्याहू की दोबारा जीत के बाद एक तरीके से यह हमला माना जाएगा दोस्तों, या फिर इसे नॉर्मल हमला माना जाना चाहिए? आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। आप सभी को बता दें, यह हमला नेतन्याहू और उनके सहयोगियों द्वारा इजराइल की संसद में बहुमत की सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें जीतने के बाद हुआ है। चुनाव परिणाम न केवल नेतन्याहू की वापसी को सुरक्षित करेगा बल्कि देश के सही बदलाव को भी रेखांकित करेगा। ऐसे में दोस्तों क्या लगता
लगता है आपको, क्या नेतन्याहू जी इस हमले का जवाब देंगे? बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां मुंबई के हाजी अली दरगाह पर आतंकी हमले की बहुत बड़ी धमकी। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम को आया कॉल। जी हां दोस्तों, मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम को कॉल पर मुंबई के हाजी अली दरगाह पर आतंकी हमला करने की धमकी मिली है। इस कॉल के बाद ताड़देव पुलिस मौके पर पहुंची और हाजी अली दरगाह को अलर्ट कर दिया गया है। मौके पर एक BDDS और कॉन्वेंट वैन को भी रवाना किया गया है। दोस्तों, इस दौरान इलाके में L&T के प्रोजेक्ट साइट की जांच की गई। हालांकि अभी तक टीम के हाथ कुछ नहीं लगा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने जब कॉलर को दोबारा कॉल किया तो उसका फोन बंद आ रहा था। कॉलर कौन था और कॉल के पीछे का कारण क्या था, इसे लेकर भी जांच की जा रही है। अभी तक ये पता लग पाया है कि कॉल करने वाला व्यक्ति उल्लासनगर का है और वो दिमागी रूप से बीमार है। उसका इलाज भी चल रहा है और ये फोन बीते 3 नवंबर को किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, इससे पहले अगस्त में भी इसको लेकर धमकी मिली थी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी और अच्छी खबर आपको बता दें, जहां भारतीय आर्मी का रॉयल कंबोडियन सशस्त्र बलों को तोहफा उपहार में दिए विस्फोटक का पता लगाने वाले 4 कुत्ते। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना ने कंबोडिया की सेना को उपहार के रूप में विस्फोटक का पता लगाने वाले 4 कुत्ते दिए हैं। कंबोडिया के साथ रक्षा सहयोग के तहत 24 अक्टूबर को भारतीय सेना ने पूरे प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के बाद विस्फोटक जांच कुत्तों को नागरिक उड़ान के माध्यम से दिल्ली से नोम पेन भेजा है। भारतीय सेना के अधिकारी ने बताया कि RCF कर्मियों को 4 सप्ताह की ट्रेनिंग दी गई और ये प्रशिक्षण 26 सितंबर से 23 अक्टूबर 2022 तक मेरठ में सेना के रिमाउंट और पशु चिकित्सा कोर केंद्र में आयोजित किया गया था। बात करें और बड़ी खबर की दोस्तों, जहां पर जो बाइडेन प्रशासन ने सीनेट से की है भारत में राजदूत के नाम की पुष्टि करने की मांग। 1 साल से लंबित है नियुक्ति। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एरिक गारसेटी बन सकते हैं भारत में US के अगले राजदूत। जो बाइडेन प्रशासन ने की है इसकी मांग। बता दें, व्हाइट हाउस ने लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गारसेटी को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत बनाने के लिए सांसद से उनके नाम पर जल्द मुहर लगाने की मांग की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। दोस्तों, जो बाइडेन प्रशासन ने जुलाई 2021 में भारत के अगले राजदूत के रूप में गारसेटी के नाम की घोषणा की थी। हालांकि अमेरिकी सीनेटर की ओर से अभी तक उनके नाम की पुष्टि होना बाकी है। गारसेटी 2013 से लॉस एंजलिस के मेयर भी हैं। जी हाँ, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन पियरे ने इस मुद्दे पर पत्रकारों को बताया है कि हम गारसेटी के नाम पर मुहर लगाए जाने की मांग जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत के राजदूत के रूप में गारसेटी की नियुक्ति जो बाइडेन प्रशासन की प्राथमिकता है, जिन्हें भारत में राजदूत के रूप में सेवा करने के लिए मजबूत 2 दलों का समर्थन मिला था। ऐसे में दोस्तों, बात करें और बड़ी खबर की, जहां रशिया का बहुत बड़ा दावा, यूक्रेन ने जपोरिजिया पावर प्लांट पर किया हमला, परमाणु हादसे की आशंका बढ़ गई। जी हां दोस्तों, रशिया ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने जपोरिजिया स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बड़ा हमला किया है। हमले की वजह से प्लांट यूक्रेनी ग्रिड से कट गया है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक यूरोप के सबसे बड़े इस पावर प्लांट से बिजली का उत्पादन तो पहले ही बंद किया जा चुका है, लेकिन यहाँ मौजूद परमाणु ईंधन को सुरक्षित बनाए रखने की भी बिजली की जरूरत होगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको इसी से जुड़ी बड़ी खबर बताते, जहाँ यूक्रेन के डर्टी बम को जवाब देने की बड़ी तैयारी, जल थल और आकाश में रशिया का एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के संभावित डर्टी बम के हमले को देखते हुए रशिया की स्ट्रेटेजिक फोर्स ने जल थल और आकाश तीनों में डिटरेंस एक्सरसाइज शुरू कर दी है। दोस्तों, रशिया की नार्दर्न फ्लीट की न्यूक्लियर पनडुब्बी बोले तो SSBN ने सेनेवा बैलिस्टिक मिसाइल को समंदर में दागने का अभ्यास किया है। इन बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में जरूरत पड़ने पर न्यूक्लियर वॉर हेड लगाया जा सकता है। रूसी सेना ने युद्धाभ्यास के दौरान न्यूक्लियर वॉर हेड का इस्तेमाल नहीं किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एटमी युद्धाभ्यास के 4 अलग अलग वीडियो भी जारी किए हैं। दोस्तों, बुधवार को रशिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस एक्सरसाइज के दौरान रूसी सेना ने जमीन पर यार्ड्स ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को दागा तो आसमान में 2 Tu-95MS स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ने उड़ान भरी। जी हाँ दोस्तों, बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर एक और युद्ध की कगार पर खड़ी दुनिया, किम जोंग ने दक्षिण कोरिया की सीमा पर भेजे 180 लड़ाकू विमान। जी हाँ दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग ने पहले ही दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है और ऐसे में एक और युद्ध तबाही मचा सकती है। दोस्तों, मामला दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया का है। दोनों देश एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि उसके पड़ोसी देश उत्तर कोरिया ने उसकी सीमा पर करीब 180 लड़ाकू विमान भेजे। दक्षिण कोरिया ने 180 उत्तर कोरियाई युद्धक विमानों का पता लगाने के बाद अपने लड़ाकू विमानों को मैदान में उतार दिया। दक्षिण कोरियाई सेना ने एक का पता लगाने के बाद अपने लड़ाकू विमानों को मैदान में उतार दिया। दक्षिण कोरियाई सेना ने एक बयान में कहा है
कि उत्तर कोरियाई विमान ने तथा कथित सामरिक माप रेखा के उत्तर में उड़ान भरी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कोरिया के जवाब में दक्षिण कोरिया ने F-35A स्टील्थ फाइटर सहित 80 विमानों को उतारा। सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ विजिलेंट स्टॉर्म हवाई अभ्यास में भाग लेने वाले लगभग 240 विमानों ने अपना अभ्यास जारी रखा है। जी हाँ, वैसे आपको बता दें दोस्तों कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब तानाशाह किम जोंग उन ने अपने विमानों को दक्षिण कोरियाई सीमा के पास भेजा है। इससे पहले पिछले महीने 10 उत्तर कोरियाई युद्धक विमान सीमा के पास आए थे, जिसके बाद दक्षिण कोरियाई को भी अपने विमान उड़ाने पड़े। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर स्पेन ने बंद किया अपना एयर स्पेस। चीनी रॉकेट के मलबे को रोकने के लिए लिया सबसे बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, स्पेन ने चीन के अनियंत्रित रॉकेट को देश में गिरने से रोकने के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। स्पेन सरकार ने यह फैसला तब लिया है जब यूरोपियन अथॉरिटीज और स्पेनिश एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने 21 टन के चीनी रॉकेट के मलबे को अपने देश से गुजरते हुए नोटिस किया। इसकी वजह से स्पेन में करीब 1 घंटे तक फ्लाइट्स के संचालन पर भी रोक लगा दी गई थी। एक चाइनीज रॉकेट बूस्टर ने अंतरिक्ष में अपना नियंत्रण खो दिया है और तेज रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा है, जो शुक्रवार या शनिवार तक धरती पर क्रैश हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बात करें बड़ी खबर की, जहां पर अनुराग ठाकुर का कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर बहुत बड़ा तंज। कहा भाई बहन की बन नहीं रही है। 1.5 महीने बाद भी भारत जोड़ो यात्रा में नहीं दिखी प्रियंका गांधी वाड्रा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी के हिमाचल दौरे के बीच कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस को लोगों को गुमराह करने वाला बताते हुए कहा है कि वो झूठ की राजनीति करती है। साथ ही दावा किया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल के लोगों के लिए सुशासन और ईमानदारी से कई काम किए हैं। हिमाचल के हमीरपुर में अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भाई बहन यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में नहीं बन रही है, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा को 1.5 महीने हो गए पर बहन प्रियंका गांधी यात्रा में शामिल नहीं हो पाई। साथ ही उन्होंने राहुल को टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ यात्रा करने वाला बताया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार आएगी। प्रियंका गांधी ने कांगड़ा में बीजेपी पर निशाना साधते हुए शुक्रवार यानी 4 नवंबर को कहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहे हैं, दूसरी ओर बीजेपी नेता भगावत की कोशिश कर रहे हैं। इनको पता है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। ऐसे में दोस्तों, अनुराग ठाकुर के इस बयान का क्या आप समर्थन करेंगे दोस्तों? राय सुझाव लिखकर अवश्य बताइएगा। और भारत जोड़ो यात्रा को आप लोग किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, बताइएगा जरूर। जब कांग्रेस अपने ही लोगों को नहीं जोड़ पा रही है दोस्तों, तो भारत जोड़ने का क्या उनका सपना पूरा हो पाएगा दोस्तों, या फिर कोई और ही ये सपना पूरा करके दिखा पाएगा दोस्तों? आपकी जो भी निजी इस पर राजी प्रतिक्रिया हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एबीपी सी वोटर का अब तक का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल दोस्तों सर्वे के आंकड़ों ने दिया है लोगों को चौंका। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि जब लोगों से पूछा गया सवाल कि गुजरात की जनता क्या बदलना चाहती है सरकार, तो दोस्तों क्या रहे ओपिनियन पोल के आंकड़े आपको बता दें। भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार बोले तो 3 नवंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी। 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के मतदान के लिए अब 1 महीने से भी कम समय रह गया है। ऐसे में गुजरात की जनता के मन में क्या चल रहा है, एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने सर्वेक्षण के माध्यम से जानकारी हासिल करने की कोशिश की। चुनाव के करीब आने के साथ साथ जैसे जैसे राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज हो रही हैं, वैसे ही जनता के लिए भी ये फैसला करने के लिए घड़ी अहम होती जा रही है कि वो आखिर किन मुद्दों पर और किसको वोट करे। राज्य की जनता पिछले 27 वर्षों से बीजेपी की सरकार देख रही है। सी वोटर ने सरकार बदलने को लेकर जब सवाल किया तो जवाब में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। जी हाँ दोस्तों, सी वोटर ने गुजरात की जनता से पूछा कि क्या सरकार बदलना चाहते हैं गुजरात के लोग, तो जवाब में 43% लोगों ने कहा है कि वे सरकार से नाराज हैं और इसे बदलना चाहते हैं। 34% लोगों ने कहा है कि वे नाराज तो हैं लेकिन सरकार नहीं बदलना चाहते हैं। तो वहीं 23% लोगों ने कहा है कि वे नाराज नहीं है और ना ही सरकार बदलना चाहते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर इन आंकड़ों को देखें तो बहुमत में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है दोस्तों, और पूरे बहुमत के साथ मोदी जी परचम लहराते नजर आ रहे हैं इन सर्वे में। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा दोस्तों, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? किसकी सरकार बनेगी इस बार गुजरात में? तो आप क्या जवाब देंगे दोस्तों, हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। हम भी देखते हैं क्या है भारत की जनता का मूड। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर प्रदूषण को लेकर भाजपा ने केजरीवाल को घेरा। कहा इन्हें दिल्ली की चिंता नहीं है, कर रहे हैं चुनावी दौरे। जी हाँ दोस्तों, प्रदूषण को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल पर हमला बोला। भाजपा
प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की नीयत में ही खोट है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में एक्साइज प्रदूषण हुआ था। इसके बाद सुकेश चंद्रशेखर नामक ठग से आम आदमी पार्टी ने ठग लिया था। इसी बीच आज श्रमिकों के ऊपर हुए सबसे बड़े करप्शन का खुलासा हुआ है। केजरीवाल सरकार के दौरान फर्जीवाड़ा करके 2018 से 2021 के बीच में करीब 10 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें करीब 2 लाख फर्जी रजिस्ट्रेशन करवाया गया है और इनके नाम पर पैसा उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा, मनोज तिवारी जी ने कि जो व्यक्ति अपने प्रदेश को प्रदूषण में घुटता छोड़ सकता है, बस 2 घंटे के लिए प्रेस वार्ता करने के लिए आता है, वो दिल्ली की चिंता नहीं कर रहा है, वो बस चुनावी दौरे पर लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, जब ये मामला दोस्तों हर साल उठता नजर आ रहा है प्रदूषण वाला, उसके बावजूद भी दिल्ली की केजरीवाल सरकार दोस्तों इस पर कोई बड़ा कदम नहीं उठा पा रही है। ऐसे में आपकी जो भी राय हो केजरीवाल को लेकर दोस्तों बताइएगा जरूर। साथ ही साथ आपको बता दें, जेपी नड्डा का बड़ा बयान, कहा गुजरात हिमाचल में फिर आ रहे हैं, अगली बार पंजाब में भी आएंगे। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल और गुजरात दोनों राज्यों में एक तरफा सरकार बनाने का दावा किया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश और दुनिया में अपना एक स्थान है और जब भी चुनाव आते हैं तो चाहे वो देश की जनता हो चाहे किसी और सूबे की, सभी उनको बहुत प्यार करते हैं और उनको आशीर्वाद भी देते हैं। हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी प्रभारी रहे हैं, लोगों को उन पर बहुत अटूट विश्वास है और उनका आशीर्वाद भी है। हिमाचल प्रदेश को खूब प्यार मिला है, लोगों ने महसूस किया है कि मोदी जी के आने से हिमाचल प्रदेश मुख्य धारा में आया है। ऐसे में उन्होंने कहा है दोस्तों आगे कि गुजरात हिमाचल में हम फिर से आ रहे हैं और अगले साल पंजाब में भी आएंगे। क्या लगता है आपको, क्या वाकई ऐसा हो पाएगा दोस्तों? साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, तो अब केजरीवाल ने किया कल से यानी आज से प्राइमरी स्कूल बंद करने का ऐलान। हरियाणा सरकार भी लेगी बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बढ़ते प्रदूषण के चलते और कोर्ट में गए इस फैसले को लेकर डोर एक्टिविटी पर रोक लगा दी है। दोस्तों, साथ ही प्राइमरी स्कूल बंद करने का भी ऐलान कर दिया। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण काफी ज्यादा हो गया है, लोगों को सांस लेने में मुश्किलें हो रही हैं। यह सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की समस्या है। दिल्ली के अलावा हरियाणा और यूपी के कई शहरों में हवा बेहद खराब चल रही है। केजरीवाल ने आगे कहा है कि इसके लिए कई लोकल कारण है। एक राज्य की गांव एक राज्य में नहीं रहती, इधर से उधर जाती है। केंद्र सरकार को कदम उठाने चाहिए। उन्होंने एक तरीके से दोस्तों केंद्र को ही घेरने की कोशिश की है, जबकि दिल्ली सरकार उसके अंदर में आती है। दोस्तों, ऐसे में उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नहीं? आपकी जो भी निजी राय हो अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर देव दीपावली पर 80 लाख फूलों से सजेगा काशी विश्वनाथ धाम, 10 लाख दियों से होगी जगमगाहट। जी हाँ दोस्तों, विश्वनाथ धाम का लोकार्पण होने के बाद वाराणसी में पर्यटकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में देव दीपावली पर काशी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में होने का अनुमान है। योगी सरकार जहां वाराणसी के सभी घाटों को 10 लाख दियों से रोशन करके नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है, तो वहीं नव्य भव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम को दिव्य और अलौकिक रूप से देने के लिए फूलों से सजाने की तैयारी है। सरकार की ओर से इसके लिए 80 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें पूरे विश्वनाथ धाम परिसर की 2 दिन की सजावट तक की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कमेंट सेक्शन में दोस्तों जय श्री राम आप लोग लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।